हाँ चलिए, जय हिंद। जय हिंद। सब लोग अच्छे हैं? तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में दो चीजें पढ़ी हैं। एक चीज आपका क्या था, हम लोगों ने देखा था मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लिया था हम लोगों ने। पीछे तक आवाज हमारी जा रही है ना? ठीक है। और दूसरा हमने देखा था फंडामेंटल राइट को देखने के बाद से हमने देखा था डीपीएसपी को। दो चीज देख लिया था हमने। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी। तो मौलिक कर्तव्य को देखेंगे और इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं सबको देखते हैं एक एक करके। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइएगा। चलिए, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं एक एक करके। जब हमारा संविधान बना था, कब बना था बच्चा? डेट 26 नवंबर 50। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी। ठीक है, ओके। यहां 49 होगा ना? ओके। तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 49 को और लागू हो गया था 1950 में 26 जनवरी को। लेकिन क्या उस टाइम हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य थे कि नहीं थे? नहीं थे। बाद में चल को हमको फील हुआ कि देखिए, अगर व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं, राइट दिए गए हैं, तो कुछ उनके कर्तव्य भी बनते ही है। तो इसलिए बाद में हमने सोचा कि इसमें कुछ हम लोग क्या डालते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। तो हमने क्या किया, अब ऑब्वियस सी बात है कि संविधान में हमको संशोधन करना है और कुछ चीज एंटर करना है तो संशोधन तो करना ही पड़ेगा आर्टिकल 368 के तहत। तो जब हमने अमेंडमेंट किया तो हमारा अमेंडमेंट का नंबर कौन सा था बच्चा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ईयर 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हम लोगों ने इस चीज को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने संविधान में कुछ जोड़ा है तो कहीं ना कहीं इसको प्लेस करना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा। तो हमने एक पार्ट भी जोड़ा, यानी जिसको हम कहते हैं पार्ट 4A, और एक हमने आर्टिकल भी जोड़ा। अब वो आर्टिकल कौन सा था? 51A। ठीक है ना? देखो, जितना भी ABCD हमारे संविधान में होता है उसका मतलब ही यही होता है कि वो बाद में कभी ना कभी जोड़ा गया। तो ये हमारा जोड़ा गया पार्ट 4A आर्टिकल 51A, और ये जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। लेकिन जरा सा समझिए, यहाँ पे जब हम कोई चीज जोड़ते हैं और उससे पहले, और वो भी एक प्रकार से कह सकते हो कि एक ऐसी बात हम लोग जोड़ रहे हैं जो बहुत ही बड़ा एक रोल रखेगा हमारे संविधान के लिए, तो इसके लिए एक समिति हमने बनाई थी, एक कमेटी। और उस कमेटी का नाम क्या था? तो हम कहते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जैसे देखिए, आपने बहुत सारी समिति नाम सुने होंगे। जैसे दो समिति मैं आपको बहुत ही लेटेस्ट अभी करंट के साथ मैं जोड़ रहा हूं। अभी आपने देखा है कि कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड में एक ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, मतलब एक बहुत बड़ा हिमखंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो टूटा है। अब ग्लेशियर क्यों टूटते हैं उसके पीछे के रीजन आप एक लाइन में दे सकते हो, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो ये बताइए, जो बर्फ होता है अगर तापमान कम रहेगा तब पिघलेगा कि टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तब पिघलेगा? टेम्परेचर ज्यादा, तो वो भी तो बर्फ का ही टुकड़ा है ना। जब तापमान बढ़ेगा घाटी में, और घाटी में जब तापमान बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, वो ग्लेशियर के मॉलिक्यूल कमजोर हो जाएंगे, अब वो टूट जाएगा। जब टूटेगा तो भयंकर तबाही मचेगी। और अगर आप उत्तराखंड आप जाओ तो देखोगे बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम उत्तराखंड में वर्तमान में चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहां का टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो जिसकी वजह से टूट गया। तो दो समिति हैं, एक आपने नाम सुना होगा कस्तूरी रंजन समिति। और अगर आपको समितियों को लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसी साल 2020 का पीसीएस का प्रश्न उठाइएगा, उसमें एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर एक प्रश्न पूछा गया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दो स्टेटमेंट दिए गए थे। एक दिया गया था कि ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ये के कस्तूरी रंजन की सिफारिश पर आया है, यानी उनके रिकमेंडेशन पे आया है। और दूसरा दिया था कि ये इससे पहले हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। तो एक स्टेटमेंट गलत था, एक स्टेटमेंट सही था। तो इसलिए स्टेटमेंट के खेलबाजी में हमारे यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों बहुत आगे हैं। तो समितियों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो
कस्तूरी रंजन समिति और एक होता है गाडगिल समिति 2। ये दो समितियां, कहीं पर भी आप नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड अगर निबंध लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, तो आप इन दोनों को मेंशन कर सकते हो। और ये दोनों समितियां रिलेटेड थी वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन से। वेस्टर्न घाट आप जानते हो कि हमारा गुजरात से लेकर केरला तक एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। तो ये समिति यानी जो हमारी स्वर्ण सिंह समिति थी, इसने भी रिकमेंड किया कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए। और हम लोगों को ये प्रेरणा कहां से मिली कि हमको फंडामेंटल ड्यूटीज रखना है? तो रसिया या फिर उस समय तक या क्या था, यूएसएसआर था, तो वहां से हम लोगों ने इस फंडामेंटल ड्यूटीज को एक्वायर किया। देखिए, जब हम चीजें बात करते हैं ना कि कौन सी चीज हमने कहां से ली, तो यूएसएसआर से दो चीजें हमने ली हैं। एक हमारा ये फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य, और एक और है लेकिन वो संविधान में नहीं है, वो संविधान के बाहर है। कोई मुझे बता सकता? और उसका संबंध इकोनॉमी से है। हाँ बताओ, बता रहे हो? नहीं, कोई बताएगा? नहीं? अच्छा, आपने 5 ईयर प्लान पढ़े हैं, पंचवर्षीय योजना, वो हमने कहां से लिया है? रसिया से लिया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो रसिया से ही लिया था, लेकिन 5 ईयर प्लान का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दो चीजें हैं। अच्छा, तो स्वर्ण सिंह समिति ने कहा था कि देखो, हमारे संविधान में 8 फंडामेंटल राइट होने चाहिए, लेकिन कोई भी जब समिति कोई रिकमेंड करती है तो जरूरी नहीं कि उस कमेटी की सारी बातें सरकार मान ले। सरकार जो चाहे वो मान सकती है, सरकार चाहे तो कुछ अपने तरफ से भी ऐड कर सकती है। तो स्वर्ण सिंह समिति ने बोला था कि 8 फंडामेंटल राइट होने चाहिए, लेकिन भारत सरकार ने 1976 में जब अमेंडमेंट किया तो हम लोगों ने शुरुआत में कितने फंडामेंटल राइट? 10। तो शुरुआत में जब हमने 42nd अमेंडमेंट किया तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे उनकी नंबर्स कितनी थी? 10 थी। लेकिन बाद में चल के हमने फिर से, कल ही मैंने बताया था, अच्छा कौन सा संविधान का वो प्रोविजन है जो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तीनों में है? राइट टू एजुकेशन, यस। तो यहां पर देखो हमने क्या किया, बाद में फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 86। और ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था बच्चा? 2002। और राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ था? कल बताया था हमने, 1 अप्रैल 2010 से, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हमने अमेंडमेंट करके हमने क्या जोड़ा? 51 आर्टिकल 51 ए, और इस ए के बीच में नीचे हमने के नंबर डाला। देखो, जैसे एक हमारा आर्टिकल जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का वो 51 ए है, लेकिन उसमें कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? पहले 10 थे, अब कितने हो गए? 11। तो रीजनिंग पढ़े होगे ना, तो ईजोटी पढ़ा है क्या रीजनिंग में? तो ई का नंबर क्या होता है? और जे का? तो जे के बाद क्या आता है? बताओ, के आता है ना, तो के का नंबर क्या होगा? 11। तो अगर मैं बोलूं कि शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल ड्यूटीज के किस सब सेक्शन में है, तो आप कहोगे 51 आर्टिकल 51 ए सब क्लॉज के, ठीक है ना, क्योंकि 11 नंबर का है तो किस में होगा? के में, क्योंकि देखो ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, इसलिए इसका नंबर आप याद रखोगे तो सही रहेगा, बाकी आप भूल भी सकते हो। क्योंकि अब देखो आर्टिकल 50-51 के बाद से अब हमको आर्टिकल बहुत ही लिमिटेड याद रखने हैं, जरूरी नहीं कि आप सारे आर्टिकल रट्टा मार जिंदाबाद करो, ऐसा नहीं। तो चलिए, तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वर्तमान में वो कितने हैं? 11। अब मुद्दा ये उठता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। तो एक काम कीजिए, घर पे जाके आप कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में आपके पास जरूर होगा, तो एक बार आप 1 टाइम रीड कर लीजिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। वैसे मैं बता दे रहा हूं एक बार करके, जो भी मुझे इस समय रिकॉल कर पा रहा हूं उसका मैं बता दे रहा हूं। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या क्या है? एक, अपने देश की क्या करिए आप? रक्षा करिए। अपने जो भी राष्ट्रीय ध्वज हैं, जो भी हमारे महान आत्माएं हैं जिन्होंने फ्रीडम फाइटर थे, उन सबका रिस्पेक्ट कीजिए। जब भी राष्ट्र को जरूरत हो तो राष्ट्र की मतलब हमारे नेशन की सिक्योरिटी के लिए आप तैयार रहिए, ताकि आप किसी भी प्रकार का कह सकते हो कि सहायता कर सको देश को। उसके साथ साथ हमारे देश में एकता और अखंडता को क्या करना है? इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को मेंटेन रखे रहना है। जितने भी हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं उन सबको क्या करना है? कंजर्व करना है, मतलब संरक्षित करना है। इसके साथ साथ जो पर्यावरण है, ठीक है ना, पर्यावरण और वन्य जीव यानी एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना है। और जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल हैं,
ठीक है ना। वन्य जीव जो है उनका क्या करना है, उनके प्रति दया की भावना रखनी। अब कोई कुत्ता जा रहा तो ईंट नहीं मारना है, उनके प्रति क्या रखना है, दया की भावना रखनी है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसके साथ साथ आप जानते हो कि लोगों में एक सामाजिक समरसता यानी सोशल इक्वलिटी बनाना है, ताकि आप सभी लोग सामाजिक रूप से क्या हो, एक रहो, सब लोग बंधुत्व फर्टर्निटी की मामला को बनाए रखेंगे। तो ये सारी बातें करना, ऐसा नहीं करना जिससे देश टूटे, ऐसा काम करना है जिससे देश हमारा बधा रहे एकता के सूत्र में। उसके साथ साथ जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, मतलब लोगों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है, यह भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोगों को वैज्ञानिकता को बढ़ावा दें, जरूरी में किसी भी अफवाह को न फैलाएं, ठीक है। उसके साथ साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं कुछ पूछने जा रहा हूं जिससे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वो फंडामेंटल ड्यूटीज है, और ये आपके सिविल के एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है। ये बताइए, क्या मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, माता पिता की सेवा करना, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, माता पिता की सेवा करना। इसमें से कौन है जिसको लगता है कि मेरे मम्मी पापा बहुत ही आराध्य है, मैं उनकी पूजा करता हूं और मैं श्रवण कुमार हूं, मैं ही कलयुग का? किनको लगता है, किन्हीं को नहीं लगता है? गजब हाल है यार मम्मी। हाँ बहुत बढ़िया। तो पहले आप भाई साहब, यस, नहीं आपके पीछे, हाँ आपका नाम क्या है? अभिषेक। तो अभिषेक जी बताइए, माता पिता की सेवा करना क्या फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है ना? और कोई इधर बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाँ दिलीप जी बताएं, आप तो लड्डू कल से जीते हो ना? हाँ समोसा, ठीक है समोसा, ओके ओके। तो क्या है कि नहीं? देखो यूपीएससी आपके भावनाओं के साथ खेलेगा, मैं बता दे रहा हूं, और आप भावनाओं में बहोगे तो बह जाओगे। कैसे? आपके माता पिता, भाई सभी कहेंगे भाई ये तो हमारा कर्तव्य है ना, है ही, लेकिन देखो माता पिता की सेवा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, एक नैतिक कर्तव्य है, समझे बात को? इथिकल हमारा ये ड्यूटी है। तो वो आपकी भावनाओं से खेल के आपके स्टेटमेंट को गड़बड़ करा देगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बार वन टाइम रीड कर लीजिएगा। हमारा ध्यान रखिएगा, माता पिता की सेवा करना एक एथिकल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, ना कि फंडामेंटल ड्यूटी, ये ध्यान रखें। और ये प्रश्न आया है, चलिए एक बार और प्रश्न पूछते हैं। वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, अब कौन बताएगा जिनको लगता है कि, अच्छा इस बार महिला शक्ति युवा मोर्चा, हाँ आपको क्या लगता है कि वोट देने का अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है? पक्का नहीं है, इन्होंने कहा नहीं है। और कोई महिला मुक्ति मोर्चा है? तो फिर से समझ लीजिए, वोट देने का अधिकार फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। फिर से समझ, नहीं दे, ये आप सही। एक बार और कुछ और कोशिश करते हैं। टैक्स देने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं है। तो खाली ऐसे चेहरे देखने से नहीं होगा, मन करे तो कहीं पर लिख भी लेना कि ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट में घुमाया ऐसे ही जाएगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, मतदान करने का अधिकार यानी वोट की वोटिंग का, उसके साथ साथ टैक्स देने का, और माता पिता की सेवा करने का अधिकार भी आपका ये नहीं है। एक और चीज, परिवार नियोजन, जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है ना, तो फैमिली प्लानिंग क्या फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है? हाँ नहीं है ना? कहा इतने धीमे बोल रहे भाई साहब? अरे जोर दिखाओ, नहीं है। हमारा मन, हम जितने चाहे उतने बच्चा पैदा करे, ये ध्यान रखो। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फैमिली प्लानिंग में, लेकिन ध्यान रखिएगा फैमिली प्लानिंग नहीं होगी तो 2027 तक हम क्या हो जाएंगे? पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड के नंबर 1 देश हो जाएंगे। तो इसलिए फैमिली प्लानिंग ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं। ओके, अच्छा बताइए फंडामेंटल राइट, और ये सारी बात जो मैं कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। अब जरा बताइए, जो मूल अधिकार है हमारे, फंडामेंटल राइट है, ये बताइए इनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है? मतलब विधि के द्वारा परिवर्तनीय है कि नहीं है ना फंडामेंटल राइट? ओके। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है? नहीं है। तो फंडामेंटल ड्यूटी इनफोर्सेबल बाय लॉ है कि नहीं है? नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, चारों पॉइंट जो मैंने बताया, 5 पॉइंट, माता पिता की सेवा करना ये भी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज, टैक्स देना नहीं है, मतदान करना नहीं है, परिवार नियोजन यानी जो फैमिली प्लानिंग है वो भी नहीं है, और उसके साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है वो जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसको ध्यान रखेगा। ओके, कुछ मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज आपको बता भी दिए, तो ये हमारा मैक्सिमम चीजें कवर हो गई। एक चीज और ध्यान रखेगा, हमको बस एक ही समिति पता है, कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति, लेकिन एक और समिति लिख लीजिएगा, वर्मा समिति।
और वर्मा समिति का संबंध भी किससे है? वर्मा समिति का संबंध है आपका फंडामेंटल ड्यूटी से, ये ध्यान रखेगा। जैसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है मिलान करने के लिए कि इनको इनसे मिलाइए, तो इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड कुछ 1-2-4 कमिटी दे देता है, तो इसलिए आपको कमिटियों के नाम ध्यान रखने हैं। तो वर्मा कमिटी का संबंध किससे है? तो आप ध्यान रखेगा फंडामेंटल ड्यूटी से, ठीक है। तो अभी तक फंडामेंटल ड्यूटीज में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? एक बार हुआ है, जो हमारा 86 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके माध्यम से यह काम हो गया। तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है आगे। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, एक्चुअल में इलेक्शन के राइट को बेसिकली इस पे प्रश्न पूछा भी है और ये डिस्प्यूटेड एक क्वेश्चन भी है। जैसे आर्टिकल 326 में हमारा राइट टू वोट का अधिकार है ना, और अगर देखा जाए तो मैं आपसे पूछूं कि राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है क्या? नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंतर्गत राइट टू वोट हमारा ये क्या है? लीगल राइट है, क्योंकि एक सर्टेन एज जब व्यक्ति प्राप्त करता, हम कहते हैं ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब सार्वभौमिक यानी सबको वोटिंग प्राप्त है, मतलब सबको ये अधिकार प्राप्त है। अडल्ट मतलब एक सर्टेन एज, डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट। और मताधिकार यानी जो भी व्यक्ति पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए गए एक वयस्क यानी अडल्ट के एज को प्राप्त कर लेगा, वो सारे व्यक्ति को वोटिंग राइट ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा वगैरह के आधार पे हो। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज को मूल कर्तव्य बना दे तो हमको उसको कह सकते हैं कि ये व्यक्ति पर थोपा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सिनेमा हॉल में झंडा तिरंगा जो चल रहा है और उस झंडा गान जो चल रहा है हमारा राष्ट्रगान, तो वो व्यक्ति अगर उठता नहीं है, ठीक है, या फिर कई व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, तो क्या हम उनसे जबरदस्ती उनसे करवाएंगे? तो वहां पर हमारा दिक्कत होता है फंडामेंटल राइट का, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट आपको जो प्राप्त हैं, वो फंडामेंटल राइट आपके इस मौलिक जो कर्तव्य है इनको थोड़ा धूमिल कर देते हैं। तो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उसका मन नहीं कर रहा है कि हमको वोट नहीं देना है, इसीलिए लास्ट में हमने नोटा भी लाया, और हो सके भविष्य में इनको ड्यूटी बना दिया जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन फिलहाल नहीं है, क्योंकि इसका कंट्रडिक्शन है हमारे फंडामेंटल राइट से। क्योंकि हमारी मन, हमको राइट टू लाइफ है ना, तो हमारा मन दे चाहे ना दे, तो इसलिए हम फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बनाए हैं राइट टू वोट को। अगर ऐसे देखा जाए तो ये इथिकल राइट हो जाएगा, इथिकल ड्यूटी है। वोट देने के साथ साथ अगर देखा जाए तो परिवार नियोजन भी इथिकल ड्यूटी है। उसके साथ साथ अगर टैक्स का भी देखा जाए, अगर देखिए हम खुद अगर एक भारत के नागरिक हैं तो हमें हमारा बनता है कि हम देश के खिलाफ क्या करें, उसको टैक्स दे भाई, तो वो भी तो नहीं है ना। तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि एक टाइम आएगा जब भारत के लोग सभी पढ़ लिख के रॉकेट साइंस हो जाएंगे तो शायद सारी चीजें हो जाएं, अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप उसके हिसाब से एलिमिनेट कर लीजिएगा। हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज का टॉपिक समाप्त, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा 5। पार्ट 5 है, और पार्ट 5 किससे डील करता है? यूनियन से। पार्ट 5 हमारा डील करता है संघ यानी यूनियन। कौन से आर्टिकल लेकर, कौन से आर्टिकल तक है बच्चा? 52 से 151। अब इसमें इस संघ के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें, एक ओवरव्यू, फिर एक एक करके स्टार्ट। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उसके साथ साथ संसद में जो जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, चाहे वो अगर अटॉर्नी जनरल हो जाए, कैग हो जाए,